कभी आप लोगों के मन में नहीं आता कि ये हीरा क्या है? कभी कभी आपके मन में आता है कि दुनिया में अच्छा सबसे कठोर चीज क्या होती है। ठीक है, तो एक्चुअली में हीरा क्या है, सबसे कठोर चीज क्या होती है, अपर रूप क्या होते हैं, है ना। तो अब हम लोग इस वीडियो में यही सब पढ़ने वाले हैं, मतलब कि कार्बन के अपर रूप के बारे में पढ़ेंगे, अपर रूप की परिभाषा, हीरा क्या है और ग्रेफाइट क्या होती है ना, फुलेरिन क्या होती है। तो विस्तृत अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले अपर रूप के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपर रूपता को समझ लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहरहाल हम पढ़ना शुरू करते हैं अपर रूपता के बारे में। ठीक है, अपर रूपता का मतलब देखिए, अगर आप इसको, मैं आपसे देखो, कोई भी चीज ना, अगर आप जैसे मान लीजिए कोई भी नई चीज पढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपको उसे समझ, आप खुद उसके बारे में बताने का प्रयास करें, मतलब बिना जानकारी के। जैसे मैंने आपको कह दिया कि प्रदीप, प्रदीप का मतलब बताइए, तो आप पहले खुद से बताने का प्रयास कीजिए कि प्रदीप का मतलब क्या हो सकता है, प्राधनदीप, आप मतलब कुछ भी साइंस लगाइए, अपना बताने का प्रयास कीजिए। उसके बाद फिर आप किताब में देखिए कि हाँ प्रदीप का मतलब क्या होता है, दीपक से है, किस चीज से भी है। ठीक है, उसी तरीके से अपर रूपता जैसे ही शब्द आता है तो आप पहले खुद बताने का प्रयास कीजिए कि आखिर ये अपर रूपता हो क्या सकती है। जैसे अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो इसी को आपको देखकर परिभाषा क्लियर हो जाएगी कि अपर रूपता होता क्या है। जैसे अपर का मतलब आप क्या समझ सकते हैं, अपार कर लीजिए। अपर को क्या कर सकते हैं, अपार। रूपता का मतलब रूप से, मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ जो अपार रूपों में, अपार का मतलब क्या होता है, बहुत रूपों में, अधिक रूपों में, एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, तो इसी गुण को क्या कहते हैं, अपर रूपता। और ये यहां से क्लियर हो जाती है, परिभाषा आपको काफी हद तक यहां से मिल जाएगी। ये तो मैं ऐसे समझा दिया आपको, मतलब कि समझ सकते हैं आप इस तरीके से, और वही परिभाषा यहां पर भी लिखी हुई है। आप चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं। देखो दिया है, अपर रूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। वही चीज तो हुआ भैया, अपर का मतलब क्या बताया, अपार बताया। रूपता का मतलब रूप, अगर कोई भी तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, अपर रूपता कहते हैं। ठीक है, तथा प्रत्येक रूप के भौतिक गुण भिन्न, जो भी रूप होंगे ना, भौतिक गुण क्या होंगे, भिन्न होंगे। भौतिक गुण के बारे में आप जान चुके। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जो ग्रेफाइट होता है और हीरा होता है, दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। आपने हीरा देखा? नहीं देखा भैया, तो सुना तो जरूर होगा, आपने पिक्चरों में देखा होगा, कहीं पर भी तो देखा होगा। तो हीरे में, हीरा कैसा होता है, चमकदार होता है। कैसा होता है, चमकदार होता है, बहुत आकर्षक लगता है देखने में। वहीं पर आपने ग्रेफाइट देखा, कैसी होती है ग्रेफाइट? ग्रेफाइट का मतलब अगर आपने शायद ध्यान न दिया हो तो आपने देखा होगा, हम लोगों की जो पेंसिल होती है, पेंसिल के बीच में जो लीड भरी होती है, लीड बोलते हैं ना, जिससे हम लोग लिखते हैं, तो वही क्या होती है, ग्रेफाइट होती है। अब आप कहेंगे कि भैया हीरा में और ग्रेफाइट में तो बहुत अंतर है भी अंतर, इसी को तो भौतिक गुण में भिन्नता बोलते हैं। है दोनों ही कार्बन के अपर रूप। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अपर रूप दो प्रकार के, अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय। हालांकि अभी बात की बात है, आपको मैं सीधा सीधा ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट देखने में अलग अलग लगते हैं, ये लगता नहीं कि एक ही चीज से मिलकर बने होंगे। लगता है आपको? नहीं लगता। हीरा और ग्रेफाइट अलग अलग लगते हैं, लेकिन होते एक ही चीज से मिलकर बने होते हैं। मतलब किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन से ही। कार्बन से ही ग्रेफाइट भी बनता है और कार्बन से ही हीरा भी बनता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना ये चीज कि प्रत्येक रूप के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते। जितना भी रूप होगा ना, ये अलग दिखेगा, वो अलग दिखेगा, वो अलग दिखेगा। जैसे घर में ना, घर होता है, घर में सब लोग होते एक ही घर के हैं, लेकिन क्या सभी एक जैसे दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। तो वही चीज है यहां पर, बने सभी कार्बन से हैं। जो अपर रूप होते हैं बनते सभी कार्बन से ही हैं, लेकिन उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं।
अब आप कभी नहीं भूलेंगे। समझ में आ गया ना? जैसे हमने घर का उदाहरण दिया कि इनके चेहरे आप घर में देखेंगे तमाम तरीके के चेहरे, किसी का ऐसे बना चेहरा, किसी का वैसे, भिन्न भिन्न दिखते हैं। लेकिन रासायनिक रूप से देखा जाए, आंतरिक रूप से देखा जाए तो वो घर है, उनका डीएनए देखा जाए तो सबका डीएनए लगभग लगभग मिल रहा होता है कि नहीं? तो समझ में आ गया ना? तो इस तरीके से हमारी अपर रूपता की परिभाषा क्लियर होती है। उम्मीद करता हूं आपको भी समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ सकते तो घर का उदाहरण ये वैसे समझ लीजिए, लाइन टू लाइन हमने बता दिया है। अब हम देखते हैं और अपर रूपता को भी विभाजित किया गया है, दो तरीके से विभाजित किया गया है अपर रूपों को। तो एक क्रिस्टलीय रूप होता है और एक अक्रिस्टलीय रूप। समझ में आ गया ना भैया? इतना तो समझ में आ ही गया कि अपर रूप को दो भाग में विभाजित कर दिया, क्रिस्टलीय रूप में और अक्रिस्टलीय रूप में। अब आपके मन में आएगा कि क्रिस्टलीय रूप किसे कहेंगे, क्रिस्टलीय रूप किसे कहेंगे? तो मैं एक शब्द लिख देता हूं, ये आपको बताएगा कि भैया क्रिस्टलीय रूप किसे कहते हैं। व्यवस्थित, क्या लिख दिया हमने? व्यवस्थित लिख दिया। और यहां पर हम क्या लिख दे रहे हैं? अव्यवस्थित, उसी का उल्टा लिखे दे रहे हैं, विपरीत लिख दे रहे हैं, विलोम लिख दे रहे हैं। गलत लिख दिया मैंने तो यहां अव्यवस्थित, ठीक है। तो हमने अभी यहां पर अव्यवस्थित लिख दिया है, अव्यवस्थित। अब इसको समझ लेते हैं कि आखिर व्यवस्थित क्या है, अव्यवस्थित क्या चीज होती है। ठीक है, व्यवस्थित का मतलब है कि इसमें जो क्रिस्टलीय रूप है, मतलब हीरा में, ग्रेफाइट में, फुलेरिन में, इन सब में इतना तो पता ही है कि ये सभी बने किससे? कार्बन से। लेकिन इनमें कार्बन का व्यवस्थित रूप पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखा देता हूं। जैसे आपने किताब में भी देखा होगा कि ये एक कार्बन है, ठीक है, फिर इससे 4 कार्बन जुड़े होते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है, और ऊपर कर देते हैं 4 कार्बन। तो फिर यहां पर जो कार्बन होता है इससे भी 4 कार्बन जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब एक व्यवस्थित रूप पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, मैं सीधा सीधा बताऊं, आपने प्रेयर किया होगा स्कूल कॉलेज में, ठीक है, वहां क्या होता है, बच्चे सीधी लाइन में बनाते हैं, सीधी लाइन बनाते हैं। तो ये समझ लीजिए क्रिस्टलीय रूप, क्योंकि वहां पर व्यवस्था पाई जा रही है प्रार्थना में। ये क्या है? व्यवस्थित रूप है, ठीक है। जब निश्चित रासायनिक संगठन, निश्चित व्यवस्था पाई जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय रूप बोलते हैं, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी बात, अगर आप अव्यवस्थित को समझना चाहें तो आप मेला का उदाहरण ले सकते हैं। मेले में लोग कैसे होते हैं? कोई लाइन में चलता है, कोई बोलता है कि भैया सीधा सीधा चलो, वहां तो एक आदमी इधर से जा रहा है तो दूसरा उधर से आ रहा, वो लड़ रहे हैं तो उसकी दिशा उधर हो जा रही, उसकी दिशा उधर हो जा रही, ऐसे ही होता है ना। तो मैं आपको यहां पर ये बताना चाह रहा था कि व्यवस्थित का मतलब क्या होता है, अव्यवस्थित का मतलब क्या होता है। तो ये चीज क्लियर हो गया ना कि अगर कोई अपर रूप है जिसमें कार्बन पाया जा रहा है और वो कार्बन की व्यवस्थित श्रृंखला अगर पाई जाएगी तो उसे हम क्रिस्टलीय रूप कहते हैं। और अगर अव्यवस्थित श्रृंखला पाई जाती है, कार्बन अव्यवस्थित रूप से जुड़े होते हैं, ये उससे जुड़ा है, वो उससे जुड़ा है। अब जैसे यहाँ पे हमने बताया 4 जुड़े होते हैं, एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कार्बन से 2 भी में हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम 4 ही होते हैं ज्यादातर, और कम ज्यादा हो सकते हैं, मतलब कहीं 1 हो जाए कहीं 2, वो चीज होता है। तो क्लियरली आपको समझ में आ गया ना कि क्रिस्टलीय रूप, एक लाइन में बोलूं तो क्रिस्टलीय रूप में क्रिस्टलीय रूप कार्बन का वह पर रूप है जिसमें कार्बन की व्यवस्थित श्रृंखला पाई जाती है। क्लियर? अब उदाहरण के लिए आपको हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन दिया हो, आप आसानी से याद कर सकते हैं। और थोड़ा सा ये बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कई बार कि कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है। ऑप्शन दे दिया आपको, हीरा, कोयला, चारकोल, ठीक है, लैंप ब्लैक, तब आप क्या बताएंगे? तब आपको यहां पर ये देंगे। समझ में आया ना? तो दूसरा क्वेश्चन आपको यहां से हमने बता दिया, तैयार हो जाता है। पहला चीज ये परिभाषा अपर रूप की, दूसरी बात ये कि क्रिस्टलीय रूप किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय रूप और उदाहरण। क्लियर है? समझ में आ गया? अब हम ये तो अब आपको समझ में आ गया क्रिस्टलीय रूप किसे कहते हैं।
ठीक है, इसके बारे में अभी हम एक एक करके पढ़ना शुरू पढ़ेंगे इसी वीडियो में। उससे पहले हम आकृष्टीय रूप को भी देख लेते हैं। ठीक है, वैसे बात करें ना, सही सही बताएं तो सही सही क्या मतलब किताब में भी है, आकृष्टीय रूप का हमारे सिलेबस में है नहीं उतना, बस केवल आप जान लीजिए कि हाँ ये इतने आकृष्टीय रूप होते हैं। आप लोगों ने कोयला देखा होगा, लकड़ी जलाते हो तो कोयला बनती है ना, तो वो क्या है, कार्बन का आकृष्टीय रूप है। ठीक है, चारकोल का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक का मतलब होता है जैसे लैंप नहीं होती, लालटेन भैया, लालटेन, लालटेन गांव में घर में जलाते हैं ना, अब तो वहां भी दूसरे कुछ जल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइट वगैरह, लेकिन जो लालटेन होता है उसमें आपने देखा होगा कि कोयला जो जम जाता है ऊपर काला काला, उसको लैंप ब्लैक बोलते हैं। ठीक है, तो वो सब हो। तो सीधा सीधा अपर रूप दो प्रकार के, क्रिस्टलीय रूप, आकृष्टीय रूप। क्रिस्टलीय के उदाहरण ये हैं, आकृष्टीय के उदाहरण ये। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं, और ये हमारे सिलेबस में है नहीं है, इसलिए हम कोयला क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब हम नहीं जानेंगे। ठीक है, लेकिन हम ये जरूर जानेंगे कि हीरा क्या होता है, इसकी संरचना कैसे होती है, कहां कहां पर इसके उपयोग होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब इसे भी देख ही लेते हैं। चलिए अब हम लोग हीरा के बारे में देख लेते हैं। भाई एक चीज तो है, नाम किसने नहीं सुना होगा, है कि नहीं। हीरा तो भैया बोलते नहीं कि हमारा बेटा हीरा है, हमारी बेटी हीरी है, हीरी नहीं बोलते, हीरा बोलते हैं बेटे को ज्यादातर, है ना। सबने सुना है, सब लोग जानते हैं कि हीरा या फिर डायमंड के बारे में। ठीक है, तो आप सभी लोग अब ये भी जान जाइए कि हीरा मतलब बनता कैसे है। ठीक है, और इसका यूज कहां कहां पर होता है। आपको एक यूज पता होगा, वो ये है कि आभूषण में करते हैं, है ना, सजावट में करते हैं। वैसे और क्या क्या चीजें हैं, सभी को हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए पहला चीज दिया है कि यह रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है। ठीक है, कैसा होता है, रंगहीन होता है, मतलब इसका कोई अपना रंग नहीं होता है, और पारदर्शी होता है, मतलब इसमें आप देख सकते हैं आर पार। ठीक है, दूसरी बात, इसकी अत्यधिक चमक। इसमें आपने देखा होगा कि ये चीज तो सब लोग जानते हैं कि हीरे में ना चमक बहुत ज्यादा होती है, और इस चमक का कारण क्या होता है, उच्च अपवर्तनांक। ठीक है, किसके कारण होती है, उच्च अपवर्तनांक के कारण हीरे में चमक पाई जाती है। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा क्वेश्चन बनते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है ऐसे कि भैया बताइए कि जो हीरे में चमक होती है वो किस कारण होती है, कि घनत्व के कारण होती है, कि अपवर्तनांक के कारण होती है, कि गलनांक के कारण होती है, तब आपको वहां पर उच्च अपवर्तनांक सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें अब आपको समझ में आ गई ना कि हीरे में चमक क्यों पाई जाती है। ठीक है, अपवर्तनांक के बारे में हम लोग फिजिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसे अभी इसका पोल नहीं खोल रहा हूं, है ना, नहीं बात कर रहे हम लोग इस बारे में। तीसरा देख लेते हैं, यह काफी भारी तथा अत्यधिक कठोर होती है। ध्यान दीजिएगा, वजन भी इसका भारी भारी होता है, थोड़ा सा वेट ज्यादा होता है। ठीक है, थोड़ी मात्रा ज्यादा वजन होता है, और अत्यधिक कठोर होता है। आप सभी को जानकर ये इस बात का आश्चर्य होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा कठोरतम पदार्थों में से एक है हीरा। मतलब सबसे ज्यादा अगर आपसे कोई पूछे कि कठोर पदार्थ क्या है, तो क्या है, हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है प्राकृतिक रूप से। ठीक है, प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा कठोर होता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने अब तक कई सारे प्रयोगों द्वारा, अपने प्रयोगों द्वारा उन लोगों ने इससे भी ज्यादा कठोर चीजें बनाई हैं, जैसे बोरान नाइट्रेट हो गया, है ना, कार्बन के ही कुछ रूप हो गए, और तो इस तरीके से। लेकिन प्राकृतिक बात करें कि भैया जो बताओ कि प्रकृति में सबसे ज्यादा कठोर है या फिर प्राकृतिक रूप से, तब आपको हीरा बताना है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। और एक चौथा इसमें देखो हमने छोटा सा लिख दिया है कुचालक, क्योंकि हम इसे भूल रहे थे, और ये ध्यान देने की बात है। ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है कि भाई हीरा कुचालक क्यों है। ग्रेफाइट जो होती है ना, पेंसिल में की लीड जो भरी होती है वो सुचालक होती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो हीरा होता है वो कुचालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज में अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त पाए जाएंगे ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी वो विद्युत का चालन होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो ये कुचालक है, इसका मतलब कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो चार चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं, है ना। अब उसके बाद उपयोग की बात कर लेते हैं। तो चाकू में करते हैं। अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि कौन सा ऐसा चाकू भैया कि उसमें हम लोग
डायमंड का यूज करते हैं। तो आपने पता नहीं सुना होगा या फिर नहीं, तो आप सभी लोग अभी जान लीजिए कि जो हम लोगों का जो कांच होता है, कांच के का जो कांच को जिससे काटते हैं ना, उसके अगले हिस्से पर थोड़ा बहुत लगा होता है। ये कांच को आसानी से, मतलब बहुत ज्यादा कठोर होता है ना, तो इसलिए इसको काटने में यूज करते हैं। मतलब चाकू में लगाते हैं तो उससे मार्बल्स हो गए, टाइल्स हो गई, है ना, और कांच हो गया, तो ये जो कठोर चीजें हैं ना, उनको काटने में इसका यूज किया जाता है। तो समझ में आया ना पहला उपयोग कि किसमें करते हैं, चाकू में करते हैं। नोक पर थोड़ा बहुत भी लगा रहता है तो ये धार बहुत तेज होती है इसकी, ठीक है। आभूषण में आप सभी लोग जानते हैं कि औरतें या लड़कियां, है ना, कई सारे लोग भी डायमंड के बहुत शौकीन होते हैं। शौक तो सबका ही होता है क्योंकि इतना, और ये महंगा भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए ये महंगा होता है क्योंकि बहुत कम मिलता है और मांग ज्यादा है, तो इसलिए महंगा है ना। तो आभूषण में लोग सजावट के लिए भी यूज करते हैं, हार बनाते हैं, ये सब वो सब करते हैं। तो इस तरीके से हमने हीरा के सामान्य गुण और उसके उपयोग के बारे में बात कर ली, ठीक है। अगर हम संरचना की बात करना चाहें, मान लो मन में आ रहा हो कि भैया इसकी संरचना क्या होती है, तो इसमें जो कार्बन होते हैं ना, कार्बन होते हैं वो सहसंयोजी बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। सब कार्बन सहसंयोजी बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और त्रिविमीय व्यवस्था में जुड़े होते हैं, ठीक है। एक से चार कार्बन, चार कार्बन से ऐसे करके, मतलब सीधा सीधा देखा जाए तो कार्बन जो होते हैं ना, वो सहसंयोजी बंध द्वारा, प्रबल सहसंयोजी बंध होता है, ध्यान दीजिएगा भाई। प्रबल, दुर्बल अगर होता तो ये तो मुलायम होता ना। तो प्रबल सहसंयोजी बंध द्वारा सभी कार्बन आपस में जुड़े होते हैं, जिसके कारण हीरा क्या होता है, कठोर होता है। तो ये अब आपको समझ में आ गया ना हीरे के बारे में कुछ बातें, कुछ महत्वपूर्ण थी। तो सीधा सीधा आपको ये तो जरूर याद रखना, उपयोग तो अब आपको ऐसे भी याद हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हीरे के बाद में ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं ग्रेफाइट के बारे में, ठीक है, कि ग्रेफाइट क्या होता है। आप सभी ने देखा होगा कि पेंसिल में जो लीड भरी होती है ना, जिससे हम लोग लिखते हैं, तो जो चलता है ना, वही ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो आप भी देखकर भी बता सकते हैं कैसा होता है, भूरा होता है, देखने में कैसा होता है, भूरा होता है, फिसलनदार होता है। आप कभी भी थोड़ा सा उसको रगड़ करके, कहीं पर रगड़ लें तो आप अगर वहां पर हाथ लगाएंगे तो आपको फिसलन महसूस होगी, या फिर रगड़ने के बाद में जो पेंसिल का लीड का जो टुकड़े होंगे ना छोटे छोटे, उसको आप हाथ में ऐसे करेंगे तो भी आपको ऐसा महसूस होगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। दूसरी बात है कि सुचालक होता है। भाई ये चीज जरूरी है आपको जानना कि पेंसिल का जो लीड होता है वो सुचालक होता है, विद्युत का भी और उष्मा का भी, ठीक है। विद्युत तथा उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। मतलब अगर आप पेंसिल लेना, इधर से करंट करें तो उधर आराम से चला जाएगा, ठीक है। इसलिए करना नहीं चाहिए, मैं जानकारी केवल दे रहा हूं। उसके बाद संरचना की बात करें तो मतलब बनता किस तरीके से, तो इसमें जो होता है ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की परतीय संरचना पाई जाती है। परतीय का मतलब परत के ऊपर परत बनी होती है। अब इसमें होता क्या है कि एक कार्बन परमाणु तीन कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। बंध से ध्यान दीजिएगा, बंध सहसंयोजी बंध पाया जाएगा और एक कार्बन तीन कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो सीधा सीधा इसमें एक कार्बन परमाणु मुक्त अवस्था में होता है। तो इसी मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने के कारण ही ये क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया आपका कि बनता कैसे है। अगर उपयोग की बात करें तो स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। स्नेहक का मतलब होता है एज ए लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब जैसे कोई चीज रोलर वगैरह घूमते नहीं तो उसमें फिसलन के लिए इसका यूज करते हैं, डालते हैं, ग्रीस की तरह यूज करते हैं सीधा सीधा, ठीक है। और उसके बाद पेंसिल में भी यूज करते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास है, कई सारे यूज हैं, तो वो तो हमें देखने। तो इस तरीके से हमने ग्रेफाइट भी देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं फुलेरिन के बारे में कि फुलेरिन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज केवल ध्यान दीजिएगा कि ये सुचालक है, ये चीज जानना इंपॉर्टेंट है आपको। और एक कार्बन से तीन कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं, दूसरी बात ये, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते चल रहा हूं। अब हम लोग फुलेरिन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में अब हम लोग देख लेते हैं फुलेरिन के बारे में। देखिए, इसका जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना, खोज किसने की थी, खोज किसने की थी और कब की थी, तो हेरोल्ड क्रोटा
रिचर्ड स्माले तथा रॉबर्ट कल ने 1985 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक है, और ये कार्बन का सबसे क्रियाशील अपरूप होता है। ध्यान दीजिएगा, जो जैसे ग्रेफाइट हमने पढ़ा, हीरा पढ़ा है ना, तो इन सभी में देखा जाए तो सबसे क्रियाशील अपरूप होता है हमारा फुलेरिन। ठीक है, तो सिंपल जो जरूरी चीज थी हम लोगों ने पढ़ लिए। हमने हीरा पढ़ा, ग्रेफाइट पढ़ा और फुलेरिन को भी इसी वीडियो में कंप्लीट किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी और आपके काम में आएंगी ये चीजें। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।